वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने इकोनॉमिक लॉज का नेक्स्ट चैप्टर और इसका नाम क्या है, फेमा। फेमा क्या है, फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, 1999 ये अपना एक एक्ट है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए ये एक्ट बनाया हुआ है। अब इसमें आया फॉरेन एक्सचेंज, तो वो हमें पढ़ना है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज को ये एक्ट किस तरीके से मैनेज करता है, उसके लिए क्या प्रोविजंस गिवन है, वो सारी चीजें जो है वो हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, आपके स्टडी मैट के अकॉर्डिंग इसका जो चैप्टर का वेटेज है वो तो 5%, 5 मार्क्स का ही दे रखा है। ठीक है, लेकिन अगेन आप हर चैप्टर का 7 मार्क्स का तो मान के ही चलो कि वो आता ही है, क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह भी आ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है, अगर आपने कभी अपने सीनियर से बात की हो या किसी से आपने बात की होगी तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको फेमा से फोबिया होता है कि यार ये चैप्टर तो हमें समझ ही नहीं आता है, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, ऐसा है वैसा है। तो अगर किसी के माइंड में पहले से ये सारी चीजें है ना कि ये तो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, इसको तो हम छोड़ के जाने वाले हैं, तो वो सारी चीजें अपने माइंड से आप निकाल दो। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही इस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में हम लोग पढ़ने वाले हैं और आपके सिलेबस पे बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, ऐसे तो काफी टॉपिक्स हैं, हमें इसमें 4 यूनिट्स पढ़ने हैं, लेकिन फिर भी जो आपके टॉपिक्स है अगर आप उसको ध्यान से पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो वो इजी टॉपिक्स ही हैं और वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी के माइंड में पहले से ये चीज है तो उसको निकाल देना, और अगर किसी को नहीं पता था तो ये मेरी सारी बातें इग्नोर करो, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। चलो अभी हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो फेमा 1999 में आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले कोई अपने पास एक्ट नहीं था। ठीक है, उससे पहले अपने पास में एक एक्ट था जिसका नाम था फेरा। फेमा से पहले अपने पास में क्या एक्ट था, फेमा से पहले अपने पास में एक एक्ट था फेरा। अब देखो फेरा का फुल फॉर्म क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेमा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेरा क्या था उससे पहले जो था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था फेरा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें फेरा के बारे में, तो फेरा जो था आपको नाम से समझ में आ रहा है, रेगुलेट करने का मोटिव था उसका, कंट्रोल करने का। अच्छा, इसको हम बेस्ट एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि 2 कैटेगरी के पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, किसी भी चाइल्ड के अगर हम बात करें तो या तो उसके पेरेंट्स किस कैटेगरी में आ रहे होंगे, एकदम स्ट्रिक्ट कैटेगरी। ठीक है, जो पहले के जमाने के बच्चे होते थे, आपने देखा होगा उनके पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट होते थे कि वो बच्चे डायरेक्टली जाके उनसे बात भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, वो बहुत कंट्रोलिंग नेचर के होते थे, है ना, और बच्चों को उनसे बात करने में भी कितना डर लगता था कि हम कुछ पूछ नहीं सकते, किसी चीज की परमिशन नहीं ले सकते, ये हमें किसी चीज को करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो ऐसे पेरेंट्स भी होते थे। आजकल के टाइम पे जो पेरेंट्स है वो कंपेरेटिवली काफी लीनियंट हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एकदम स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, जिनको अपने चाइल्ड के ऊपर क्या करना होता है, जिनको अपने चाइल्ड के ऊपर एकदम कंट्रोल करना होता है, मुझसे पूछ के जाएगा, कहीं बाहर जाना नहीं है, दोस्तों से मिलना नहीं है, बस काम करो, पढ़ाई करो, घर आओ, खाना खाओ, बस इतना ही करना है ना। सोशल लाइफ वो क्या होती है, हम तो तुम्हें कहीं पे जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। ट्रैवल वो क्या होता है, बिल्कुल कहीं बाहर मत जाना। ठीक है, और अगर बाहर जाना है तो या तो तुम्हें पढ़ाई के लिए जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, दैट्स इट, घर आना है, उसके बाद जॉब पे जाना है, घर आना है, दैट्स इट। पार्टी करना वो क्या होती है, दोस्त वो क्या होते हैं, हमें तो बोलो ही मत, हमसे तो पूछो ही मत, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डीम्ड ही मान लो कि हम तुम्हें परमिशन नहीं देंगे। ऐसे वाले पेरेंट्स होते थे, आपने पुरानी बहुत सारी मूवीज भी देखी होगी, उसमें ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हुआ करते थे। इसका मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कि बच्चा हाथ से ना निकल जाए। ठीक है, हम एकदम उसको छुपा के घर में रखेंगे, बाहर निकलने नहीं देंगे, किसी से मिलने नहीं देंगे, बात करने नहीं देंगे। तो ऐसे वाले पेरेंट्स भी होते हैं। ठीक है, फिर उनके बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम डाउन चला जाता है, होता है ऐसा। अच्छा, आजकल के टाइम पे अगर हम लोग बात करें, उस टाइम पे भी कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसे होते थे, आपने देखा होगा, और आजकल तो इतने सारे पेरेंट्स आपको ऐसे दिखते हैं, एकदम चिल होते हैं, है ना। वो अपने बच्चों को क्या बोलते हैं कि हम तो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो सिर्फ बोलने के लिए बोल देते हैं, बट कुछ एक्चुअली भी वैसे ही बिहेव करते हैं कि अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, पार्टी में भी जा रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स। ठीक है, अब आप बोल रहे हो ऐसे कहाँ मिलते हैं पेरेंट्स, बट ठीक है, एक्सेप्शनल है बच्चे जिनके पेरेंट्स ऐसे हैं, बट हाँ ठीक है। अगर हम बात करें तो आजकल के टाइम पे तो जो है कंट्रोल से ज्यादा हम कह सकते हैं मैनेज करते हैं वो अपने बच्चे को, कि ठीक है सब कुछ करना है बट एक लिमिट में, है ना, कि हाँ ठीक है हमें बता दे कहाँ पर जा रहा है, कैसे जा रहा है, किससे मिल रहा है, कितने बजे तक आ जाएगा। ठीक है,
अगर हमें सब कुछ पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टे फुल्टे काम मत करना, ड्रिंक मत करना, स्मोक मत करना, ये सारी चीजें तो होती ही हैं, बट हाँ ठीक है, हम मना नहीं करेंगे, तो हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आजकल के जो पेरेंट्स है उसकी बात करें तो ये बेसिकली डिफरेंस समझ में आया आपको। तो एक साइड क्या है, एकदम कंट्रोलिंग, रिस्ट्रिक्शन लगाना, प्रोहिबिट कर देना, नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, और एक साइड ठीक है आप कर तो सकते हो, बेनिफिट में ही है, ठीक है यार, बच्चा सारा टाइम पढ़ थोड़ी सकता है, थोड़ी बहुत फ्रेंड से भी बात करेगा, मिलेगा, बाहर जाएगा, पार्टी करेगा, वो सारी चीजें भी होती है, सोशल लाइफ भी होती है, तो ठीक है कर लो, बट सही तरीके से, ठीक है। तो वो होता है मैनेजमेंट। तो अभी आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा रेगुलेशन और मैनेजमेंट में, ठीक है। यही सेम चीज थी। तो ये जो स्ट्रिक्ट वाले पेरेंट्स है ना, ये अपने कौन थे, फेरा, और जो ये लीनियंट वाले पेरेंट्स है ना, ये अपने कौन है, फेमा। समझ आई बात। अब सुनो हिस्ट्री क्या थी, ठीक है, वैसे मैं बस बेसिक इसको पता करना है। सबसे पहले अपने पास में कौन सी एक्ट थी, फेरा, ठीक है। अब फेरा जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, यानी इस एक्ट का ये इंटेंशन था कि यार जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, जो अपने पास कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, ये बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है, और ये बहुत ही कम है, हमें इसको एकदम बचा के रखना है ना, सेव करके, कंजर्व करके, खर्च नहीं हो जाए हमारा फॉरेन एक्सचेंज। इसमें फॉरेन करेंसी भी आती है और भी चीजें आती है, ठीक है, जैसे ड्राफ्ट्स वगैरह, अभी हम इसकी भी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। तो बेसिकली अभी आप याद रखो फॉरेन करेंसी और कुछ और चीजें इसमें आती है। तो अब यहाँ पे जो फेरा था वो क्या बोल रहा था कि नहीं नहीं, हम तो एकदम स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह काम करेंगे, हम बिल्कुल भी फॉरेन एक्सचेंज को जो है ना एकदम संभाल के रखेंगे, खर्च नहीं होना चाहिए, किसी को देना नहीं है यूज करने के लिए, एकदम कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये इसके बाद में मतलब जब बेसिकली आपको पता होगा जब अपनी इंडिपेंडेंस आई थी, तो उससे पहले जो ब्रिटिशर्स वगैरह थे वो रूल कर रहे थे, तो उस टाइम पे अपना फेरा आया था। उसके बाद में जब अपनी इंडिपेंडेंस वगैरह आई थी, तब जो अपने पीएम नेहरू थे उन्होंने इस फेरा को कंटिन्यू किया था, तो ये स्ट्रिक्ट ही था, ठीक है। उसके बाद में इंदिरा गांधी आ गई थी, तो इंदिरा गांधी को क्या लगा था कि नहीं यार ये इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों कर रखा है, इसको इतना स्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जब कोई चीज हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, रिजिड होती है, आपके पेरेंट्स भी अगर एक्सट्रीम लेवल पे रिजिड है, तो आपने सुना होगा उनके बच्चे कैसे होते हैं, सबसे पहले बिगड़ते हैं, झूठ बोलना स्टार्ट करते हैं। आप ऑब्वियस सी बात है, सही तरीके से अगर नहीं बात मानोगे, नहीं परमिशन दोगे, तो हमें झूठ बोलना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है वैसे ही। तो इनको भी ये रियलाइज हुआ कि यार हम इतना कंट्रोल करके किसी चीज को नहीं रख सकते हैं, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस कम करनी पड़ेगी। तो इन्होंने पुराने वाले स्ट्रिक्ट वाले फेरा को हटा दिया और वापस से फेरा ही लेकर आए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लीनियंट, थोड़ा सा पहले वाले से बेटर। तो कुछ कुछ चीजों के लिए अलाउ मतलब परमिशन दे दिया गया, ठीक है, बट कुछ कुछ चीजें जैसे ट्रैवल वगैरह और ये सारी चीजें थी, तो वो बाद में भी नए वाले फेरा में भी रिस्ट्रिक्शन रखा, लगाए रखा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, 1991 के अप्रॉक्स समथिंग इंडिया के पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो एकदम कम हो गए, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा क्राइसिस हो गया, फूड जो ग्रेन्स वगैरह हैं वो भी उसके पास कम हो गए, तो अब इंडिया परेशान हो गई। अब इंडिया भाग भाग के गई, अब इंडिया भाग भाग के किससे हेल्प मांगने गई, अब इंडिया भाग भाग के हेल्प मांगने गई वर्ल्ड बैंक से कि भाई हमारी हेल्प करो, हमारे पास तो है ही नहीं फॉरेक्स रिजर्व्स, फूड ग्रेन्स वगैरह ही नहीं है, हमारी हेल्प कर दो, हेल्प कर दो। तब वर्ल्ड बैंक ने बोला कि तुम अलग ही स्मार्ट, ओवर स्मार्ट बनोगे, कि पहले तो तुमने इतना प्रिजर्व करके, कंजर्व करके, प्रोटेक्ट करके रखा अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को, अब बोल रहे हमारे पास खत्म हो गए, ठीक है, तुमने इंक्रीज ही नहीं करे, बेसिकली रेस्ट्रिक्शन ही इतनी लगा रखी है, तो तुम कैसे ग्रो करोगे, है ना। और इसके अलावा फिर वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला, अगर तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए तो चुपचाप अपने इकोनॉमी को क्या करो, ओपन करो, ठीक है, लिबरलाइजेशन वगैरह लेकर आओ। तो इस वजह से इंडिया को 1991 में आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स वगैरह में, एलपीजी लेकर आई थी, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये इंट्रोड्यूस किया था इंडिया ने, ठीक है, कब किया था, 1991 में बेसिकली काम किया था। तो अब क्या हुआ देखो, पहले क्या था अपना फेरा जो कि बहुत स्ट्रिक्ट था, उसको रिप्लेस किया गया, ये पहले वाला जो स्ट्रिक्ट वाला फेरा था ये 1947 का था, ठीक है। उसके बाद में इसको थोड़ा सा हम कह सकते हैं स्ट्रिक्ट वाले को रिप्लेस कर दिया था थोड़े से लीनियंट वाले फेरा से, जो कि आया था 1973 में। और उसके बाद 1991 में अपने पास क्या आ गई, एलपीजी पॉलिसी। 91 में अपने पास क्या आ गई, एलपीजी पॉलिसी, ठीक है। अब एक बात देखो, अगेन है तो फेरा ही ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन ही है ना, आप रेगुलेट ही कर रहे हो ना, आप कंट्रोल ही कर रहे हो, थोड़ा सा पहले से जो है अपने कम कर दिया आपने स्ट्रिक्टनेस, बट अगेन ये दोनों चीजें आपस में क्या हो रही थी, ये दोनों चीजें आपस में हो रही थी कॉन्ट्राडिक्ट। यानी यहाँ पे तो हमें लिबरलाइजेशन करना है,
पर यहाँ पर हम एक तरफ उसको कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। लिबरल करना मतलब अपनी इकोनॉमी को ओपन करना, लाइसेंसेस वगैरह ये सारी चीजों को हटाना, सब लोग प्रॉपर फॉरेन ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह में डील, ये सब चीजें भी कर पाए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो हमें ये सब कुछ करना चाहिए था। किसमें करना चाहिए था? एलपीजी में। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यार जो उस टाइम पे एक्ट थी वो ये सब करने से मना कर रही थी, तो अब हम एक्ट की बात मानेंगे तो हमें पॉलिसी की बात नहीं मान पाएंगे। तो इसीलिए इनको क्या लगा, यार फेरा को हटाओ, फेरा को लात मारो, एक नया एक्ट लेके आओ जो रेगुलेट करने का काम ना करे, जो मैनेज करने का काम करे, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल में रख के आप किसी को ग्रो नहीं कर सकते हो, वो ग्रो नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए उसके बाद क्या हुआ, फेरा को रिप्लेस कर दिया गया, किससे? फेमा से। फेरा को ऑल टुगेदर क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया? फेमा से। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट अपना हट गया और अपना फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आ गया, जो कि 1999 में आ गया, जो कि किसके अकॉर्डिंग्स में था? एलपीजी, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, हम यहाँ पे रेगुलेट नहीं कर रहे। तो लिबरलाइजेशन वाली जो चीजें हैं वो भी प्रमोट हो जाएगी। तो हमने अपनी इकोनॉमी को भी ओपन करा और एक्ट को भी हमने स्ट्रिक्टनेस उसकी कम कर दी, बेटर बना दिया, मैनेजमेंट फोकस्ड बना दिया रादर देन रेगुलेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये बेसिकली हम कह सकते हैं हिस्ट्री है कि कैसे फेरा थी, देन फेरा हटा, देन फेमा आया, ठीक है, क्यों आया, क्या रीजन है, ये सारी चीजें है ना। तो अब ये बेसिकली हिस्ट्री है, मैं आपको इसको शॉर्ट में लिखवा देती हूँ, ठीक है। ये जो भी हमने डिस्कस किया इसको एक बार आप लोग शॉर्ट में नोट डाउन कर लो। ओके, अब सबसे पहले तो आप इसमें लिखना स्टार्ट करो, अर्लियर, हेडिंग बना लो हिस्ट्री, हिस्ट्री, ठीक है। इसमें लिखो अर्लियर देयर वाज फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। ये आर ही क्या है? ये आर ही है रेगुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। और इसमें भी पहले अपने पास क्या था? पहले अपने पास था फेरा 1947, ठीक है, फेरा 1947, और ये बहुत ज्यादा रिग्रेस था, तो हम कह सकते हैं वेरी रिग्रेस, ठीक है। इसके बाद में इसको रिप्लेस किया, फेरा 1947 रिप्लेस्ड बाय फेरा 1973। 1973 में फेरा 1973 आया जिसने रिप्लेस किया फेरा 1947 को, और ये भी स्ट्रिक्ट तो था बट कंपैरेटिवली लेस था, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कंपैरेटिवली लेस स्ट्रिक्ट, कंपैरेटिवली लेस स्ट्रिक्ट, ठीक है। और अब ऑल टुगेदर ये दोनों ही हट गए हैं और अब अपने पास में क्या आ चुका है? अब अपने पास में आ चुका है फेमा। तो फेरा वाज आल्सो, फेरा 1973 वाज आल्सो रिप्लेस्ड, और उसको रिप्लेस किसने किया? फेमा, फेमा 1999, ठीक है। और ये एप्लीकेबल हुआ था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2000, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2000। अब बेसिकली अगर आप चाहो तो रीजंस भी लिख सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या रीजंस थे फेरा को रिप्लेस करने के। तो सबसे पहले अगर हम लिखें पॉइंट नंबर 1, तो इन 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड लिबरलाइजेशन। और इसमें क्या हुआ था? अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी को चेंज किया था टू ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी चेंज टू ओपन इकोनॉमी, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में लिखो ड्यू टू विच इन्वेस्टमेंट permitted, investment permitted in many sectors in India, investment permitted in many sectors in India, but FERA was contradictory, but FERA was contradictory and not in accordance with, and not
in accordance with prevailing circumstances and not in accordance with prevailing circumstances because it was regulatory या regulating कर लो, it was regulating and controlling. It was regulating and controlling. ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है. सबसे पहले अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो पहले अपने पास में फेमा नहीं था स्टार्टिंग से. सबसे पहले अपने पास में था फेरा, जिसका फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. ठीक है, चाहे तो आप फुल फॉर्म भी लिख लेना. फुल फॉर्म क्या है इसका, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. ठीक है, यहाँ पे रेगुलेशन था. तो अब क्या था, सबसे पहले 1947 में जो ये फेरा था ये बहुत रिग्रेस था. ठीक है, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंस के टाइम से उसको कंटिन्यू करा था, जो पहले से चीजें थी तो वो रिग्रेस वाला ही चलता हुआ जा रहा था. इसके बाद इसको किसने रिप्लेस किया, फेरा 1973 ने. ठीक है, जो कि था तो स्ट्रिक्ट बट कंपेरेटिवली इट वाज लेस स्ट्रिक्ट. ठीक है, और उसके बाद फाइनली अपना क्या आ गया था, फेमा 1999, जिसने कि रिप्लेस किया फेरा को. ठीक है, अब देखो बेसिकली इसके क्या रीजंस है ना, कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमें फेरा को हटाना पड़ा. तो वही जो हमने बात की, 1991 में गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, लिबरलाइजेशन. अब आपको याद होगा क्या होता है लिबरलाइजेशन, लिबरल कर देना का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को इजी कर देना. तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लाइसेंसेस, ठीक है, परमिशन, अप्रूवल्स, जो कि पहले जो भी पर्सन बिजनेस सेटअप कर रहा है, इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, तो उसको बहुत सारे अप्रूवल और लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी. तो वो कम कर दिया कि आपको अभी इतने सारे अप्रूवल लाइसेंसेस की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट से. ठीक है, इसके अलावा क्या किया, बहुत सारे जो बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था, गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल कम किया, प्राइवेट वालों को एंट्री दिलवाई. प्राइवेट वाले जो एंटरप्राइजेस हैं वो बहुत ज्यादा आए थे, इन्वेस्टमेंट ओपन कर दिया था. ठीक है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में कि हाँ फ्रीली प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है. फॉरेन ट्रेड वगैरह के बारे में भी बातें हुई थी. तो अब ये सारी जो चीजें हुई थी, जिसमें क्लोज्ड इकोनॉमी को हमने चेंज किया टू ओपन इकोनॉमी, अब इसकी वजह से बहुत सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट परमिटेड था कि इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, बाहर वाले लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो अब ये सारी चीजें अगर आपने परमिशन दी है, पर आपकी एक्ट तो इसके ऑपोजिट बात करती है. आपकी एक्ट तो क्या बोलती है, नहीं कर सकते, हम आपको फॉरेन एक्सचेंज देंगे ही नहीं यूज करने के लिए, हम तो उसको बचा कर छुपा के रखेंगे, खत्म नहीं हो जाना चाहिए, कंजर्व करना है हमें. तो एक्ट तो उसके अगेंस्ट में ही बातें कर रही है. तो इसीलिए फेरा was contradictory and it was not in accordance with prevailing circumstances. ठीक है, जो उस टाइम पे ये पॉलिसी आई थी उसके अकॉर्डेंस में नहीं थी अपनी क्या, फेरा. इसीलिए हमने उसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वो रेगुलेटिंग थी और कंट्रोलिंग थी. ठीक है, बिकॉज इट वाज रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग. तो ये रीजंस थे, है ना. अब अगर हम लोग एक बार डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन फेरा एंड फेमा, देखो ये अपने पास है डिफरेंस. ठीक है, अब बेसिस है, एक साइड पे हमने लिखा है फेरा, आपको फेरा का फुल फॉर्म पता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. और एक साइड पे हमने लिखा है फेमा, फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. ठीक है, लिख लेना इसको. एक काम करो, यहां पे लिख देती हूं मैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. इसका तो वैसे हमने लिख लिया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. और ये क्या था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. ठीक है, अब देखो यहां पर इसके नाम में क्या आ रहा है, रेगुलेशन. तो इसका इंटेंशन, इसका ऑब्जेक्टिव वाज टू रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, और अगर हम बात करें फेमा, तो फेमा का इंटेंशन क्या था, फेमा का इंटेंशन था वाज टू मैनेज फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, तो फेरा रेगुलेट करना, फेमा मैनेज करना. इसके बाद में अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिव,
तो ऑब्जेक्टिव, फेरा का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सेव, सेव करके, बचा के रखना, कंट्रोल करके रखना, कंजर्व करके रखना, छुपा के रखना। ऐसे कुछ कुछ बच्चे नहीं होते हैं, नहीं मेरी चीज है, मेरा चॉकलेट है, खत्म हो जाएगा, छुपा के रखें, किसी को देते नहीं है, खाते भी नहीं है। ठीक है, ऐसे भी आपके बच्चे आपने देखे होंगे कि खाते ही नहीं, उसको छुपा के रखते हैं, जब बचा के रखता हूं मैं, जब सब खा लेंगे तब मैं खाऊंगा, है ना, ऐसे भी लोग होते हैं। तो वो वाला इंटेंशन था। ठीक है, और अगर हम बात करें फेमा का, तो मैनेज एंड फैसिलिटेट, हमें फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करना है, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह जो है वो इजीली अवेलेबल हो सके ट्रांजैक्शंस के लिए, तो मैनेज करना ट्रेड को। ठीक है, फैसिलिटेट करना, हम चाहते हैं ट्रेड हो, जितना ट्रेड होगा उतना अपनी इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, कंट्रोल करके क्या होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट जो फेरा था, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत स्ट्रिक्ट है, तो अब वो पेरेंट्स वाला एग्जाम्पल याद करो। जिसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, अगर उसका बच्चा छोटी सी भी गलती करता है, मान लो उसके पेरेंट्स उसको क्या बोल रहे हैं, एग्जाम है, एग्जाम टाइम पे तुम्हें फोन को देखना ही नहीं है, आग लगा दो। अब गलती से अगर उसका बच्चा फोन को हाथ लगाते हुए दिख गया, मान लो वो कुछ डाउट पूछ रहा है किसी से, या मान लो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, जो भी रीजन है, बट उसके पापा ने उसको देख लिया कि अच्छा ये फोन पे लगा हुआ है, तो आपने देखा होगा पहले कितना मारते थे, बेल्टों से मार रहे हैं, ठीक है, चाटा लगा रहे हैं, बहुत आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, है ना। तो मतलब इतनी छोटी सी गलती करने पे भी आपको बहुत ज्यादा बड़ी पनिशमेंट मिलती थी, होता था ऐसा। सेम ऐसा ही था किसमें, फेरा में। फेरा एक क्रिमिनल लॉ था। इसका मतलब अगर आप छोटी से छोटी गलती भी करोगे, ठीक है, इवन अ माइनर मिस्टेक, तो आपको उसकी वजह से इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, अरेस्ट हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट, सजा हो जाएगी। ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन गलती करते पकड़ा गया तो उसका अरेस्ट हो सकता है, और जब उसको जो है सुनाई जाएगी उसकी सजा, तो उसमें इम्प्रिजनमेंट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट ये सब होते थे। इम्प्रिजनमेंट फॉर इवन माइनर ऑफेंसेस, छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए, ठीक है, फेरा में इम्प्रिजनमेंट बोल दिया जाता था। बट जो अपनी फेमा है, फेमा एक सिविल लॉ है। फेमा क्या बोलती है कि देखो पेनल्टी लगाओ, बट इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन मत रखो। ठीक है, इतना कोई क्रिमिनल लॉ वाली चीजें यहाँ पे हमें नहीं रखनी है, हमें तो मैनेजमेंट का काम करना है। तो अगर कोई पर्सन गलती कर रहा है तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाओ, उसको मना करो, उस पर पेनल्टी लगाओ। जेल में इम्प्रिजनमेंट क्या भाई। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि फेरा में था इम्प्रिजनमेंट था, और यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट नहीं है क्योंकि ये सिविल लॉ है, फेरा क्रिमिनल लॉ। ठीक है, नेक्स्ट तो हमें पता ही है रिजिडिटी, ये रिजिड था, फेरा स्ट्रिक्ट था, फेमा अपना फ्लेक्सिबल है, और फेमा अपना सपोर्टिव है। ठीक है, फ्लेक्सिबल एंड सपोर्टिव। इसके बाद में आता है ओनर्स ऑफ प्रूविंग गिल्ट। क्या आता है? ओनर्स ऑफ प्रूविंग गिल्ट। इसका मतलब ओनर्स क्या होता है? ओनर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओनर्स का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है यहाँ पे फेरा में? ओनर्स अपॉन अक्यूज्ड टू प्रूव हिज इनोसेंस, अक्यूज्ड वाज डीम्ड गिल्टी। यानी अगर हम किसी को अक्यूज कर रहे हैं कि आपने नॉन कंप्लायंस करा है, ठीक है, हमें किसी पे शक है ना, मतलब अभी प्रोसीडिंग्स वगैरह सब कुछ होगी, तो हम डीम्ड मान लेंगे ये गिल्टी है। ठीक है, जिसके ऊपर किसी ने इल्जाम लगाया, अक्यूज है, वो तो हम मान ही लेंगे कि तुम तो गिल्टी हो। अब तुम प्रूव करो कि तुम गिल्टी नहीं हो। अगर तुम ये प्रूव नहीं कर पाए, ठीक है, तो हम तो तुम्हें डीम्ड गिल्टी मान रहे हैं। तो वहां पे ये था कि अक्यूज उस पर्सन को प्रूव करना पड़ता था कि भाई मैंने गलत नहीं किया है, तो वो डीम्ड गिल्टी माना जाएगा। वहां पे तो हम मानते ही हैं बाय डिफॉल्ट कि हाँ तुमने तो किया है गलत, तुम तो जेल में जाओ। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा खुद को कि मैंने भाई कोई गलती नहीं करी है। और अगर हम बात करें यहाँ पे फेमा में, तो फेमा में आप डीम्ड गिल्टी नहीं हो, आप डीम्ड इनोसेंट हो। हम ये मानेंगे कि आपने गलती नहीं की है। ठीक है, और यहाँ पे अथॉरिटी की ड्यूटी बनती है वो ये प्रूव करे कि आपने गलती की है। ठीक है, तो यहाँ पे फेमा को बेसिकली, फेमा के प्रोविजंस वगैरह को एनफोर्स कराने के लिए जो अपने पास में अथॉरिटी है वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। आपने सुना होगा बहुत बार ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, तो उसकी ड्यूटी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये प्रूव करे कि अक्यूज्ड गिल्टी है। वो डीम्ड इनोसेंट माना जाएगा, मतलब वो डीम्ड गिल्टी नहीं माना जाएगा। यहाँ पे हम उसको पहले से ऑटोमेटिकली ये नहीं बोल देंगे कि आप तो गिल्टी हो, नहीं, वो इनोसेंट ही है। अथॉरिटी ईडी ये प्रूव करे कि नहीं नहीं वो तो गिल्टी है। ठीक है, तो ये कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। तो ये सारे डिफरेंसेस थे बिटवीन फेरा एंड फेमा। ठीक है, सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे अगर हम ये पढ़ रहे हैं फेमा, तो फेमा का इंटेंशन इज टू फैसिलिटेट एंड मैनेज फॉरेन ट्रेड, ना कि कंट्रोल करना, ना कि उसको रेगुलेट करना। ठीक है, मतलब रेस्ट्रिक्शन
या कंट्रोलिंग या कंजर्वेशन, ये सारी चीजें फेरा में थी, फेमा में सब कुछ फैसिलिटेट किया हुआ है कि तुम हमारे अकॉर्डिंग मतलब सही सही डिस्क्लोजर दे दो, किसी किसी चीज में परमिशन ले लो हमसे, हम परमिट कर देंगे तब तुम कर लो। कुछ कुछ चीजों में बिना परमिशन के भी अलाउ कर रखा है कि हाँ आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि इजी कर दिया चीजों को, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है बेसिकली वो अपना क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ फेमा। अब जो ये फेमा एक्ट है ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, इसका एक्सटेंट क्या है, ठीक है, वो अभी हमें यहाँ पे लिखना है। चलो इसमें आप बनाओ पॉइंट नंबर 1 होल ऑफ इंडिया, पॉइंट नंबर 1 होल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 2 ब्रांच, ऑफिस और एजेंसी आउटसाइड इंडिया, या आउटसाइड है, ठीक है, ब्रांच ऑफिस और एजेंसी आउटसाइड इंडिया बट ओन्ड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, बट ओन्ड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, जिसे हम बोलेंगे PRI, ठीक है, ओन्ड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। और पॉइंट नंबर 3 लिखो कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया, कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया by any person to which this act applies, to which this act applies। अब देखो क्या बोला है, फेमा किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले चीज तो ऑब्वियस सी बात है पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इट इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बोला कि फेमा सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस इंडिया में हो जाएगा, नाम में ही क्या आ रहा है, फॉरेन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या बोला यहाँ पे, अगर कोई ब्रांच है, कोई ऑफिस है, कोई एजेंसी है आउटसाइड इंडिया बट इट इज ओन्ड बाय पर्सन रेसिडेंट, पर्सन रेसिडेंट इन, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। क्या बोला, देखो इंडिया का रेसिडेंट है जिसे हम बोलेंगे PRI। अभी हमें इसकी डेफिनेशन भी पढ़नी है कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया क्या होता है, ठीक है। तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है मतलब ये इंडिया का रेसिडेंट है, लेकिन इस पर्सन की इंडिया के बाहर, इस पर्सन की इंडिया के बाहर क्या है, देखो क्या बोला इसने, इंडिया के बाहर ब्रांच है, या इंडिया के बाहर ऑफिस है, या इंडिया के बाहर कोई एजेंसी है, बट इसका ओनर कौन है, ओनर है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो क्या बोला कि ये जो इंडिया के बाहर ब्रांच है, या इंडिया के बाहर ऑफिस है, या इंडिया के बाहर एजेंसी है, पर है किसकी, इंडिया के रेसिडेंट पर्सन की। मतलब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया जो है उसकी अगर बाहर कोई ब्रांच, कोई ऑफिस भी है, जैसे मान लो कोई इंडियन कंपनी, अब इंडियन कंपनी की इंडिया से बाहर भी तो ब्रांच हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उसके ऊपर भी फेमा एप्लीकेबल होगा। क्यों, क्योंकि उस बाहर वाली ब्रांच का, इंडिया के बाहर वाली ब्रांच का ओनर कौन है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। सो हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि बस इंडिया इंडिया तक, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भी देखना है। इसका मतलब अगर PRI, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का बाहर भी कुछ है, ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी, तो वो भी फेमा के अंडर में आएगा, मतलब उस पे भी फेमा एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम कह सकते हैं फेमा एप्लीकेबल होगा, क्या, बिल्कुल। चलो, और तीसरा क्या बोला है, कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया, कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन टू विच दिस एक्ट अप्लाइज। इसका मतलब क्या है, ये वाली एक्ट जिसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो रही है, ये वाली एक्ट मतलब फेमा जिसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो रही है, जैसे अभी हमने पढ़ा होल ऑफ इंडिया है ना, या इनके ऊपर, तो अगर ये लोग भी तो स्मार्ट हो सकते हैं ना, ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग जानते हैं कि यार फेमा लग रही है, तो एक काम करते हैं, अगर हमें कुछ कॉन्ट्रावेंशन करना है ना, हमें कुछ गलत करना है ना, तो इंडिया में मत करो, इंडिया से बाहर जाके कॉन्ट्रावेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या सोचा कि हमें नॉन कंप्लायंस करना ही है ना, हमें कुछ गलत करना ही है ना, इंडिया में करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, फेमा हमारे ऊपर आ जाएगा, भाग भाग के पकड़ लेगा हमें, तो हम बाहर जाके कर लेते हैं, इंडिया से बाहर जाके कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, चुपचाप बैठो, अगर तुम्हारे ऊपर एक्ट लग रही है, अगर तुम्हारे ऊपर एक्ट लग रही है, ठीक है,
और तुम अगर इंडिया से बाहर जाकर कुछ नॉन कंप्लायंस करोगे तब भी वो कवर होगा। इसका मतलब तुम बाहर जाके, इंडिया से बाहर जाके कुछ गलती करोगे और ये सोचोगे कि हमने इंडिया में गलती थोड़ी करी है, तो वो चीज चलेगी क्या? नहीं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर कोई पीआरआई है, हमें पता है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, तो उसके ऊपर फेमा लगेगा ही लगेगा। अब ये इंडिया से बाहर जाके, लेट्स से ये जर्मनी में जाके या चाइना में जाकर, कहीं पर भी जाकर अगर ये कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, तो वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने इंडिया में थोड़ी गलत किया है, मैंने तो बाहर जाके किया है। नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर एक्ट लगेगी। तो कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन टू होम दिस एक्ट अप्लाइज। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? ये अपना हो गया एप्लीकेबिलिटी ऑफ फेमा। अब इसके बाद में हमें एक टॉपिक देखना है, देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेमा, कि अब ये जो फेमा है इसके ऑब्जेक्टिव, वैसे तो बेसिकली हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है ऊपर या डिफरेंसेस पढ़े हैं वो हमें समझ में आ गया कि फेमा का क्या इंटेंशन है। कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी अलग अलग जगह पे हमें चीजें मिलती थी या अलग अलग जगह पे लिखा हुआ होता था, वो क्यों पढ़े हम अलग अलग जाके, एक ही साथ कर दो। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड सारी चीजों को एक ही साथ कर दो। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फैसिलिटेट। अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी रेगुलेट या कंट्रोल वर्ड नहीं आ रहा, क्या वर्ड यूज हो रहा है? फैसिलिटेट, मतलब प्रमोट करना, इजी करना एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल पेमेंट्स को। जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं किसके साथ में? किसी मान लो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के साथ में, ठीक है, कुछ भी हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें इजीली होनी चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजीली होना चाहिए। एंड प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को भी सही से में मेंटेन करना है। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम अननेसेसरी फॉरेन एक्सचेंज को खर्च कर रहे हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, अपने पास में ऐसा तो है नहीं कि भाई अनलिमिटेड रिजर्व्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तो लिमिटेड ही होते हैं। ठीक है, सो क्या बोला? प्रॉपर डेवलपमेंट रखो, मेंटेनेंस प्रॉपर रखो, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव हो गया किसका? फेमा का। अब इसके बाद में हम एक टॉपिक पे आते हैं कि यार कौन रेगुलेटर है। जैसे हर एक, जैसे अभी हमने लास्ट चैप्टर सेबी पढ़ा, तो आपको पता है सेबी रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट। तो अभी पूरा फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज का जो पूरा सेगमेंट है, उसका रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आरबीआई जो है ना, वो कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को क्या करता है? हैंडल करता है। मतलब पूरा ये जो फेमा एक्ट है, ये बेसिकली हम कह सकते हैं रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। पूरा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। ठीक है, अच्छा एक और चीज है एनफोर्समेंट डायरेक्टर। अभी हमने ऊपर भी बात की थी कि ईडी, उसको एनफोर्समेंट की पावर दे रखी है कि वो इस एक्ट को एनफोर्स करवाएगा। तो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट। उसको हमने अथॉरिटी दी है कि भाई तुम क्या करवाओगे? तुम इस एक्ट को क्या करवाओगे? एनफोर्स करवाओगे, कि ये एक्ट को सब लोग सही से मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, कि तुम मेक श्योर करोगे। ठीक है, अगेन कुछ गलत होगा तो जो भी एक्शन वगैरह लिया जाएगा वो सारी प्रोसीडिंग्स वगैरह होंगी। अच्छा, अभी हमने जैसे बात की आरबीआई कि आरबीआई कस्टोडियन है, यानी आरबीआई के कंट्रोल में पूरी जो कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहता है। कस्टोडियन का मतलब यही होता है ना कि आरबीआई रेगुलेट करेगा, आरबीआई के कंट्रोल में ही पूरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रहेंगे। ठीक है, अब आरबीआई ने क्या कर रखा है? ऑथराइज कर रखा है कुछ पर्संस को। ऑब्वियस सी बात है ना कि अब आरबीआई की खुद के ऑफिसर्स तो हर जगह जाते नहीं फिरेंगे, किसी किसी को हम मतलब बेसिकली अथॉरिटी देंगे ना कि हाँ आप काम करो, है ना। तो आरबीआई ने सर्टेन ऑफिसर्स को ऑथराइज कर रखा है ताकि वो इस एक्ट को क्या करवा पाए? फैसिलिटेट, ताकि इस एक्ट की जो प्रोविजंस है वो इजीली फॉलो किए जा सके। फॉरेन एक्सचेंज, अब देखो किसी को मान लो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, ठीक है, तब उसको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो क्या वो आरबीआई के ऑफिस में जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा आरबीआई के कि मुझे फॉरेन एक्सचेंज दे दो? ऐसी तो चीजें नहीं चलती है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो आरबीआई ने सर्टेन पर्संस को ऑथराइज कर रखा है, जिसे हम बोलते हैं ऑथराइज्ड पर्संस। जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड पर्संस, कि भाई तुम हैंडल करो चीजों को। ठीक है, नोन एज ऑथराइज्ड पर्संस। ठीक, अब अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो सब हमने बेसिक बेसिक सारी चीजें पढ़ी। अब देखो आपके माइंड में तीन टर्म्स हैं जिसका आपको डाउट आना चाहिए एट दिस पॉइंट। पहली चीज, मैम आपने इतनी बार फॉरेन एक्सचेंज बोल दिया, तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? अब देखो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है फॉरेन एक्सचेंज इक्वल्स टू फॉरेन करेंसी।
फॉरेन एक्सचेंज का नाम सुन के उनको क्या लगता है, ये तो फॉरेन करेंसी है। तो क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, फॉरेन करेंसी एक नैरो टर्म है। फॉरेन करेंसी इज अ पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में और भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे ड्राफ्ट्स, ट्रैवलर्स चेक, ठीक है, भी हम सब पढ़ेंगे। तो एक तो हमें ये जानना होगा कि भाई फॉरेन एक्सचेंज के डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आ रही है। फॉरेन करेंसी आ रही है, आपका यूएस डॉलर, जापानीज येन, ये सब आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और क्या क्या चीजें आएंगी इसमें, तो फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन हमें पढ़नी है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये अभी हमने बात की ऑथोराइज्ड पर्संस, है ना, इसकी डेफिनेशन क्या है ये हमें देखना होगा, ठीक है। और एक अभी हमने बात किया था पीआरआई, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की फेमा के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है वो भी हमें देखनी है। तो कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं जो पहले हम पढ़ेंगे एंड देन हम फेमा के सेक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, सो डेफिनेशंस तो हम पीडीएफ से ही पढ़ते हैं। ओके, अब देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डेफिनेशन, तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है यहाँ पे, वो डेफिनेशन हमें पढ़नी है किसकी? वो डेफिनेशन में पढ़नी है ऑथराइज्ड पर्सन की, ठीक है। देखो सबसे पहले ऑथराइज्ड पर्सन, अभी हमने बात की कि आरबीआई कस्टोडियन है, बट आरबीआई फैसिलिटेट करने के लिए इस एक्ट के प्रोविजंस वगैरह को उसने कुछ कुछ लोगों को क्या कर रखा है, ऑथराइज कर रखा है कि भाई तुम मैनेज करना, ठीक है, तुम सारी चीजों को हैंडल करना। तो ऑथराइज पर्सन में तीन लोग आते हैं, ऑथराइज पर्सन में तीन लोग आते हैं। पहला ऑथराइज्ड डीलर, दूसरा आता है मनी चेंजर, और तीसरा आता है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स। तीन लोग कौन से आते हैं? देखो सबसे पहले अपने पास में आता है ऑथराइज्ड डीलर, दूसरा अपने पास में आता है मनी चेंजर, और तीसरा आता है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, या फिर एनी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग ऑथराइज्ड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज। या फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर आरबीआई किसी को ऑथराइज करता है कि तुम डील कर लेना फॉरेन एक्सचेंज से या फॉरेन सिक्योरिटीज से, तो वो भी आ जाएगा। अब ये तीन नाम आपको मेनली याद करना, ऑथराइज्ड डीलर, ठीक है, मनी चेंजर और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स। अब वैसे तो ये आपकी डेफिनेशन जो है आपके स्टडी मैट के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस में नहीं गिवन है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों नाम है तो ये होते क्या है एक्चुअली। अपने जो मेनली हमें दिखेगा नाम, वो दिखेगा एडी। एडी होते हैं ऑथराइज्ड डीलर, कुछ नहीं है, बैंक्स। ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स है, यानी जो आरबीआई है उसने क्या कर रखा है, अलग अलग बैंक्स को ऑथराइज कर रखा है। अब एक बात बताओ, आपको कोई भी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी का काम होता है, तो आप बैंक के पास जा सकते हो कि नहीं जा सकते? मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि आप डायरेक्टली आरबीआई के गवर्नर के पास जाओगे, क्या पागल थोड़ी हो। आपको अगर फॉरेन एक्सचेंज का कोई भी काम करना है, कोई भी डीलिंग है, मान लो आपको कन्वर्ट करवाना है, कुछ भी है, ठीक है, अगर आप ट्रैवल पर्पसेस के लिए जा रहे हो तो आपको करेंसी एक्सचेंज करानी होती है, ट्रैवलर्स चेक आप लेते हो, तो ये सारी चीजें करने के लिए, या इवन आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पे मनी चेंजर्स होते हैं जो कन्वर्जन का काम करते हैं। तो ये सब लोग किस में आते हैं? ऑथराइज्ड पर्सन्स में। देखो सबसे पहले अपने पास है एडी। एडी होता है ऑथराइज्ड डीलर। ये बैंक्स होते हैं, यूजुअली बैंक्स होते हैं जिनको आरबीआई ऑथराइज करता है टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज, टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। अब आपको एक चीज याद रखनी है, अगर हमें फॉरेन एक्सचेंज में डील करना है, आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, कन्वर्ट करना है, कुछ भी करना है, ट्रांसफर करना है, क्या ये सारी चीजें आप खुद से ऐसे ही कर सकते हो? क्या नहीं, ये सारे काम आप ऑथराइज्ड पर्सन्स के थ्रू ही कर सकते हो। बिना ऑथराइज्ड पर्सन के अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज में डील किया तो फेमा उसको अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑथराइज कर रखा है इन लोगों को कि भाई फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग कोई भी काम होगा किसी भी पर्सन को तो आप डील करवाओगे, ठीक है। तो पहला क्या बोला? ऑथराइज डीलर। ऑथराइज डीलर बैंक्स होते हैं, ठीक है, दे कैन डील इन फॉरेन एक्सचेंज। एग्जांपल आईसीआई, मतलब कोई सा भी बैंक है, ठीक है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ऑथराइज डीलर बैंक्स, पूरी लिस्ट आ जाएगी कि ये सारे बैंक्स को ऑथराइज कर रखा है आरबीआई ने। नेक्स्ट तो सिंपल है मनी चेंजर। मनी चेंजर्स कुछ नहीं होते, ये नॉर्मल एंटिटीज होती हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ काम होता है कन्वर्ट करने का, आईएनआर को फॉरेन करेंसी में या वाइस वर्सा, ऑथराइज टू कन्वर्ट वन करेंसी इनटू अनदर, ठीक है। तीसरा अपना एक होता है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स। थर्ड अपने पास क्या है? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स, इसे हम बोलते हैं ओबीयू। बेसिकली ये एक बैंक की ब्रांच ही होती है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, जो सेज में होती है। बैंक की एक ब्रांच है जो कि कहां पर होती है? सेज। सेज आप लोग जानते होंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। तो बैंक की एक ब्रांच होती है जो कि कहां पर होती है? सेज में होती है। और वो किस में डील करती है? वो डील करते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो सेज वगैरह है तो सेज का बहुत सारा एक्सपोर्ट वगैरह का काम भी होता है, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो वहां पे
क्या होगा, जो भी फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग्स होगी तो वही सेज जो एरियाज डेजिग्नेटेड होते हैं वहीं पर ही जो बैंक की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करती हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। बेसिकली फॉरेन ट्रेड को सपोर्ट करना, एनआरआई जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं उनको सपोर्ट करना, सेज कंपनीज को सपोर्ट करना, ये सब काम रहता है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का। तो बैंक की ऐसी ब्रांच जो सेज में होती है, और इन तीनों का काम क्या होता है, एडी का, मनी चेंजर का, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का काम क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज में डील करना, ठीक है। तो ये अपना पहला डेफिनेशन क्या हो गया, एपी दैट इज व्हाट, ऑथोराइज्ड पर्सन। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट, करेंसी। करेंसी तो कुछ भी नहीं है, हमें मेजरली जो डेफिनेशन याद रखनी है वो रखनी है फॉरेन एक्सचेंज की, बट क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी आएगा और फॉरेन करेंसी में करेंसी वर्ड आएगा तो पहले हमें करेंसी जानना जरूरी है। कुछ नहीं, देखो करेंसी में करेंसी नोट्स आ जाएंगे, ठीक है, जो अपने नोट होते हैं, पोस्टल नोट्स, पोस्टल ऑर्डर जो पोस्ट ऑफिस वगैरह बेसिकली इशू करता है, अलाउ करता है ना, मनी ऑर्डर्स, चेक्स, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, क्रेडिट कार्ड्स एंड अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स एज मे बी नोटिफाइड बाय आरबीआई। ये सारी चीजें एज करेंसी यूज हो सकती हैं। जैसे पहला तो अपना करेंसी नोट है जो हम रुपीज वगैरह यूज करते हैं, नोट है ना। इसके अलावा जो ये पोस्टल नोट्स होते हैं, पोस्टल ऑर्डर होते हैं, बेसिकली पोस्ट ऑफिस से जो है ये इशू होते हैं, ये भी रिप्रेजेंट करते हैं करेंसी को, ठीक है। जैसे मान लो एक पोस्टल ऑर्डर ले लिया हमने कि हमें इतना इसको पेमेंट देना है, ठीक है, या जैसे फीस वगैरह होती थी तो एक पोस्टल ऑर्डर ले लिया कि भाई इतनी फीस है हमें स्कूल में पे करनी है, तो हमने उतने रुपए का पोस्टल ऑर्डर ले लिया पोस्ट ऑफिस से और वो जाके दे दिया। इस तरीके से मनी ऑर्डर, चेक्स आप लोग जानते ही हो, ठीक है। ड्राफ्ट्स वगैरह भी क्या होते हैं, ड्राफ्ट वगैरह बेसिकली बैंक ड्राफ्ट वगैरह देती है जिसमें बैंक गारंटी कर रही है पेमेंट, मतलब बैंक लिख कर दे रही है कि हाँ इतना इतना पेमेंट जो है वो करना है। ट्रैवलर्स चेक आप जानते हो, ट्रैवलर्स चेक बेसिकली क्या होते हैं, जैसे अगर हम लोग मान लो ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, तो अब ट्रैवल कर रहे हैं तो अब जिस भी कंट्री में हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें वहां का कैश, मतलब वहां की जो करेंसी है वो चाहिए होगी। अब इतना सारा कैश लेके जाओगे वहां पे कन्वर्ट करवा के, उससे बेटर है हम ट्रैवलर्स चेक ले लेते हैं। इसका मतलब हम एक तरीके से बैंक से चेक ले लेते हैं कि हमने रुपीज में खरीद लिया उसको और वहां पे जाके हम उसको वो फॉरेन करेंसी में इन कैश करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। ये आपने पढ़ा होगा बेसिकली, जब भी जैसे मान लो इंपोर्ट कराते हैं तो इंपोर्ट करा रहे हैं मान लो हम लोग क्रेडिट पे, तो जो बाहर वाली कंट्री है जिससे हमने इंपोर्ट करवाया वो हम पे कैसे ट्रस्ट करेगा कि हम पेमेंट उसको कर देंगे या नहीं करेंगे। तो हम जाते हैं अपनी बैंक के पास इंडिया में, हम बैंक को बोलते हैं प्लीज हमारे बिहाफ पर एक क्या बना के दे दो, लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसमें बैंक गारंटी देता है उस इंपोर्टर को, सॉरी उस एक्सपोर्टर को, हमने उससे इंपोर्ट करवाया तो बैंक उसको क्या देता है, बैंक उसको गारंटी देता है कि भाई ये जो इंपोर्टर है जो तुमसे सामान इंपोर्ट करवा रहा है ये पेमेंट कर देगा, अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो हम पेमेंट कर देंगे उसके बिहाफ पे, ठीक है। तो एक तरीके से इंपोर्ट वगैरह के लिए जो बैंक गारंटी देता है बाहर, है ना, उसे हम बोलते हैं लेटर्स ऑफ क्रेडिट। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, जो नेगोशिएबल आते हैं अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह आप जानते हो। तो ये सब चीजें किसमें आती है, करेंसी में। हमें इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, बस नाम नाम याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, करेंसी। अब अगर हम बात करें अबाउट व्हाट, फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी का मतलब क्या होता है, फॉरेन करेंसी का मतलब होता है ऐसी करेंसी विच इज अदर देन इंडियन करेंसी। ऑब्वियस सी बात है, फॉरेन करेंसी मतलब ऐसी करेंसी विच इज अदर देन इंडियन करेंसी, सिंपल। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें डेफिनेशन नंबर 1 इंपॉर्टेंट था, है ना। इसके बाद में डेफिनेशन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी नंबरिंग गलत हो गई है ना, हाँ ये थर्ड आएगा और ये फोर्थ आएगा। चलो अब देखो नेक्स्ट अपना जो फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन है उसमें क्या आएगा, सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट सी बात है, क्या आएगा, फॉरेन करेंसी विच इज इंपॉर्टेंट। तो फॉरेन एक्सचेंज में सबसे पहले अपनी फॉरेन करेंसी आती है, अभी हमने डिस्कस किया था कि अपना डॉलर आ जाएगा, यूरो, येन, ठीक है, ये सब चीजें। तो फॉरेन करेंसी तो आएगी ही आएगी, बट सिर्फ फॉरेन करेंसी नहीं आती है, फॉरेन एक्सचेंज एक वाइडर टर्म है। तो फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी के अलावा और क्या क्या आएगा, देखो सबसे पहले क्या बोला, इट इंक्लूड्स डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स, बैलेंसेस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी। डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स या बैलेंसेस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी। जैसे मान लो आप हो इंडिया के रेसिडेंट, आपने इंडिया के बाहर अपना कोई अकाउंट ओपन कर रखा है, ठीक है, इंडिया के बाहर, और वहां पर आपने कोई पैसा डिपॉजिट कर रखा है, ठीक है, तो वो भी इसमें आएगा।
या आपको कोई पैसा पे करना है इन फॉरेन करेंसी, तो वो भी उसमें आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें कोई भी पैसा हमने डिपॉजिट कर रखा है, ठीक है, फॉरेन करेंसी में, या हमें कोई पेमेंट करना है फॉरेन करेंसी में, तो वो सब भी इंक्लूड होगा। इसके अलावा आता है ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक। अभी ये सारे हमने बातें की करेंसी में, वही सारी सेम चीजें है ना। देखो ड्राफ्ट हमने बात की, ड्राफ्ट क्या होता है, बेसिकली बैंक एक तरीके से आपको गारंटी कर रहा है किसी पेमेंट को कि हाँ ये पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने बैंक से क्या ले लिया, एक ड्राफ्ट ले लिया कि भाई हमने बना लिया उसको आईएनआर में, है ना, तो हमने 50,000 का बैंक से ड्राफ्ट ले लिया आईएनआर में, और बैंक गारंटी कर रहा है कि आप इसको, ये जो 50,000 का ड्राफ्ट है, इसको आप पे कर देना, किसमें पे कर देना, फॉरेन करेंसी में। तो बेसिकली वो गारंटी कर दिया बैंक ने कि हाँ ये पेमेंट कर सकते हैं फॉरेन करेंसी में, है ना। इसके बाद देखो क्या बोला, अभी हमने बात की ट्रैवलर्स चेक की, आप अगर ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो आप वो जो कंट्री है जहां पर भी आप जा रहे हो उसका फालतू में कैश कैरी क्यों कर रहे हो, आप बैंक से एक चेक ले लो। ठीक है, तो आप चेक ले लोगे, आपने जैसे लेट्स से 1 लाख रुपए दिए आईएनआर में, और आपने ये चेक ले लिया, तो अब आप जहां पे भी जा रहे हो, मतलब जो भी आपने करेंसी का लिया है, वहां पे आप वो चेक को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कैश कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेसिकली आपको। इसके बाद में अभी हमने डिस्कस किया वही है लेटर्स ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी। अब ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये किसमें बनी है, जो हमने बैंक से ड्राफ्ट लिया वो भी किसमें लिया, मतलब बनवाया किसमें, आईएनआर में। ठीक है, बट पेमेंट किसमें होगा उसका, फॉरेन करेंसी में। जैसे हमने बैंक से 50,000 का ड्राफ्ट लिया था, तो वो है तो किसमें बना हुआ, इंडियन करेंसी में, पर उसका पेमेंट किसमें होगा, फॉरेन करेंसी में। ठीक है, तो बनी हुई है इंडियन करेंसी में पर पेमेंट होगा उसका फॉरेन करेंसी में। या फिर उल्टा कर लो, उल्टा कैसे कर लो, कोई ड्राफ्ट है, वही सारी सेम चीज है, कोई ड्राफ्ट है, कोई ट्रैवलर्स चेक है, कोई लेटर ऑफ क्रेडिट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ड्रॉन बाय बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस और पर्संस आउटसाइड इंडिया। अभी उल्टा हो गया, मतलब अभी हमने इंडियन बैंक से सारी चीजें ली थी, ठीक है, जो इंडिया का पर्सन है उसने इंडियन बैंक से सब चीजें ली है, और वो ये सब चीजों का पेमेंट किस पे करेगा, फॉरेन करेंसी पर। उल्टा भी तो हो सकता है, ये किसी ने ड्राफ्ट इंडिया से बाहर बनवाया किसी बैंक से, ठीक है, या किसी ने ये जो एलसी है या बिल ऑफ एक्सचेंज है या ये सब है, ये बाहर बने हैं फॉरेन करेंसी में, पर इनका पेमेंट किस में हो रहा है, इंडियन करेंसी में। तो क्या बोला यहाँ पे, ड्रॉन वगैरह बाय बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस और पर्संस आउटसाइड इंडिया, ये सब बने हुए कब है, इंडिया के बाहर। बने हुए कहां पर है, सॉरी, इंडिया के बाहर, पर इनका पेमेंट किस में हो रहा है, इनका पेमेंट हो रहा है इंडियन करेंसी में। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, या तो बने इंडियन करेंसी में हो और पेमेंट फॉरेन करेंसी में हो रहा हो, तब भी ये इंक्लूड होंगे, या ये बने बाहर है इंडिया के फॉरेन में और इनका पेमेंट इंडियन करेंसी में हो रहा है। कैसे भी करके एक ना एक फॉरेन का एलिमेंट आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल। तो फॉरेन करेंसी या डिपॉजिट, क्रेडिट, बैलेंसेस पेबल इन फॉरेन करेंसी, या ये सारी चीजें ड्रॉन इन इंडियन रुपीज एंड पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, या फिर ये ड्रॉन जो है वो हुए हैं फॉरेन में और पेमेंट हो रहा है इंडियन करेंसी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अल्टीमेटली क्या बोलना चाह रहा है ये कि कुछ ना कुछ एलिमेंट फॉरेन का होना ही चाहिए उसमें। ठीक है, कुछ ना कुछ फॉरेन करेंसी से रिलेटेड तो होना ही चाहिए उसमें। तो ये हम कह सकते हैं डेफिनेशन किसकी हो गई, डेफिनेशन हो गई फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है, और ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक, चलो इसके बाद में हम लोग आते हैं एक नेक्स्ट डेफिनेशन पे, ये वाला हम बाद में पढ़ेंगे, सिक्योरिटी। पहले हम पढ़ने वाले हैं पर्सन, ठीक है, और उसके बाद में हमें क्या पढ़ना होगा, ये पीआरआई, जो मैंने आपको बताया था कि जो अपना एक्ट है ये एप्लीकेबल हो रहा है ना पीआरआई के ऊपर। तो पीआरआई क्या होता है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। पीआरआई क्या होता है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और उसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले डेफिनेशन पढ़नी होगी पर्सन की, और ये तो हमने बहुत बार पढ़ी हुई है। पर्सन हम लोग जानते हैं, पर्सन में सब आता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी और बीओआई। ठीक है, ये भी आएंगे, इनकॉर्पोरेट हुए या नहीं हुए हैं। इसके अलावा एजेंसी, ऑफिस, ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन, मतलब ये जो भी हमने बात की, अगर इनकी कोई ऑफिस है, ब्रांच है, एजेंसी है, तो वो भी किसमें इंक्लूड होगी, पर्सन। ठीक है, और even every artificial juridical person not falling within the above definition has been treated। इसका मतलब ऊपर में जितने भी हमने लोग कवर कर लिए वो सब तो है, उसके अलावा कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन रह गया
तो वो भी किस में आ जाएगा, पर्सन में। तो पर्सन तो हम सब जगह पे पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है, तो वो तो सेम है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे, जो कि आपको याद करनी होगी, जो कि किसकी है, PRI। अब PRI क्या होता है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। क्या होता है PRI, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अब ये जो अपना PRI है, देखो डेफिनेशन इसकी यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और यहां तक खत्म हो रही है, कुछ ज्यादा ही लेंदी है डेफिनेशन, ठीक है। तो हम इसको एक बार यहां से नहीं पढ़ रहे हैं, इसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो इसको हम एक बार यहां से करेंगे। देखो डेफिनेशन, तो PRI की डेफिनेशन आपको यहां से रीड करनी है, उसके बाद में आप लैंग्वेज रीड कर लेना, बट डायरेक्टली अगर आप लैंग्वेज रीड करोगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन आ सकता है, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, नॉर्मली ये आपने पढ़ा होगा, टैक्स वगैरह में भी आपका आता ही है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया क्या होता है, इसका मतलब ऐसा पर्सन जो कि इंडिया में रहा है, पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया कितने डेज के लिए, मोर देन 182 डेज। ऐसा पर्सन जो इंडिया में रहा है फॉर कितने डेज, फॉर मोर देन 182 डेज, ठीक है। वो भी कब, क्या हमें करंट फाइनेंशियल ईयर देखना है, नहीं नहीं, हमें देखना है प्रीसीडिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ना, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जैसे अगर मुझे जानना है कि कोई पर्सन 25-26 में PRI है या नहीं है, तो मैं 182 डेज से ज्यादा 25-26 के चेक करूंगी क्या, नहीं, मैं किसके चेक करूंगी, 24-25 के। मतलब मुझे अगर इस साल ये जानना है कि वो PRI है या नहीं है, तो मैं उसके प्रीसीडिंग वाले ईयर में चेक करूंगी, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मैं चेक करूंगी। अगर मान लो ये यहाँ पे 190 डेज रहा है इंडिया में, तो ये इस साल मतलब 25-26 में PRI मान लिया जाएगा। और अगर ये इस साल मतलब 24-25 में 170 डेज रहा है, तो ये 25-26 में PRI नहीं माना जाएगा। मान लो ये 25-26 में, ये 25-26 में लेट्स से 190 रह लिया, लेकिन उससे प्रीवियस वाले में ये कितना रहा था, 170, है ना, तो क्या ये PRI माना जाएगा, नहीं। इसका मतलब जिस ईयर का हमें चेक करना है कि वो रेसिडेंट है या नहीं है, ठीक है, उस पर्टिकुलर ईयर के लिए हमें पहले पिछला साल चेक करना होगा, और पिछले साल रहा है मोर देन 182, तब तो वो PRI माना जाएगा। और अगर नहीं रहा है, लेस रहा है, तो वो PRI नहीं माना जाएगा, ठीक है, सिंपल सी चीज है। चलो अब देखो यहां पर क्या बोला है, तो सिंपल सी बात इसने बता दी कि ऐसा पर्सन जो कि मोर देन 182 डेज रहा है इंडिया में, ठीक है, ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ओके। अब ये तो इसने बोल दिया कि ये तो है PRI, बट इसने बोला है PRI के डेफिनेशन में कौन इंक्लूड नहीं होगा, बट PRI नॉट इंक्लूड्स, इवन इफ 182 डेज एक्सीड। मतलब अगर कोई पर्सन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन पूरी हो गई है, बट फिर भी वो पर्सन PRI नहीं माना जाएगा अगर वो इस वाली कैटेगरी में आ जाता है। अब देखो कौन सी वाली कैटेगरी है जब उसको बोला गया है कि आपको PRI नहीं माना जाएगा। देखो ऐसा पर्सन जो कि इंडिया से बाहर चला गया है, पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया, या फिर हु स्टेज आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर गया है या फिर इंडिया के बाहर ही वो रहता है। क्यों गया है वो इंडिया के बाहर, एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, ये OS क्या है, आउटसाइड, ठीक है। इंडिया के बाहर वो क्यों गया है, या तो एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए, जॉब वॉब के पर्पस के लिए वो इंडिया के बाहर चला गया है, इंडिया के बाहर ही रहता है। बिजनेस या वोकेशन आउटसाइड इंडिया, ऑब्वियसली बात है, बिजनेस या किसी स्किल वगैरह को वो वहां पे परस्यू कर रहा है, कहां पर, इंडिया के बाहर। अदर पर्पस, बट स्टे आउटसाइड इंडिया इज फॉर अनसर्टेन, स्टे आउटसाइड इंडिया इज फॉर अनसर्टेन पीरियड। देखो क्या बोला, या तो वो इंडिया के बाहर क्यों गया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, या वो इंडिया के बाहर क्यों गया है, बिजनेस या वोकेशन, या फिर इनके अलावा किसी और पर्पस के लिए वो इंडिया से बाहर गया है, लेकिन इंडिया के बाहर वो कितने टाइम के लिए गया है वो फिक्स नहीं है, वो अनसर्टेन है। मतलब ये नहीं पता हमें, उसको पहले से खुद को ही नहीं पता या फिक्स नहीं है कि वो इंडिया वापस कब आएगा, तो वो एक अनसर्टेन पीरियड के लिए इंडिया से बाहर चला गया। इसका मतलब अगर कोई ऐसा पर्सन है जो भले ही प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा हो, पर वो इंडिया के बाहर है या इंडिया के बाहर रहता है, क्यों, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए या बिजनेस वोकेशन के लिए या अनसर्टेन पीरियड के लिए,
तो भले ही उसके 182 वाला जो कंडीशन है वो पूरा हो रहा है, बट फिर भी वो इन सारे रीजंस के लिए इंडिया से बाहर गया है ना, तो हम उसको पीआरआई नहीं मानेंगे। एक बात बताओ, जो बंदा इंडिया के बाहर ही चला गया, जॉब इंडिया के बाहर कर रहा है या बिजनेस इंडिया के बाहर कर रहा है या अनसर्टेन पीरियड के लिए इंडिया से बाहर चला गया, तो हम उसको क्या माने, पीआरआई मानेंगे क्या? नहीं, अब वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। क्योंकि इतना मतलब हम कह सकते हैं कि अगर एम्प्लॉयमेंट है या बिजनेस है तो एक काफी सिग्निफिकेंट चीज आप बाहर कर रहे हो, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप बाहर टेम्पररी गए हो कि ट्रैवल करने के लिए गए हो या वो सारी चीजें, वो तो कुछ है नहीं। एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वोकेशन या अनसर्टेन पीरियड, ये ऐसी चीजें हैं जहां पे हम आपको पीआरआई नहीं मान सकते, क्योंकि अभी आप बाहर ही हो। एक तरीके से कोई बंदा जॉब कर रहा है तो हम उसको पीआरआई क्यों माने, अगर वो इंडिया के बाहर ही जॉब कर रहा है तो इसीलिए क्या बोला, अगर यहाँ पे 182 वाली डेज प्रीसीडिंग वाले ईयर में पूरा हो भी रहा है, बट स्टिल हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको यही मानेंगे कि ये जो है यहाँ पे पीआरआई नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है पर्सन हु हैज कम टू और स्टेज इन इंडिया। अब इसका उल्टा है, यानी ऐसा पर्सन यहाँ पे तो क्या था, वो पर्सन इंडिया के बाहर गया था, वो पर्सन इंडिया के बाहर गया था ये सब करने के लिए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पर्सन इंडिया में आया है, कोई पर्सन इंडिया में आया है, ठीक है। अब सुनना बहुत ध्यान से, कोई बाहर का पर्सन है, कोई बाहर का पर्सन है जो कि इंडिया में आया हुआ है, कम टू इंडिया और हु स्टेज टू इंडिया, ठीक है, हु स्टेज इन इंडिया, सॉरी। अगर कोई बाहर का पर्सन है और वो इंडिया में आया है, क्लियर है, लेकिन वो इंडिया में टेम्पररी पर्पस के लिए आया है, ठीक है, जैसे लेट्स से कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है या कुछ भी है ना, छोटे मोटे ट्रैवल के लिए आया है, तो हम क्या उसको पीआरआई मान लेंगे? भले ही उसका 182 डेज वाली कंडीशन एक्सीड हो रही है, बट क्या हम उसको पीआरआई मान लेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि है तो वो बाहर का ही ना। अब वो किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से अगर इंडिया में आ भी गया तो भी हम उसको पीआरआई नहीं मानेंगे। लेकिन अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई बाहर का पर्सन है जो कि इंडिया में आ रहा है, किस पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस वोकेशन या अनसर्टेन पीरियड, क्या उसको हम पीआरआई मानेंगे कि नहीं मानेंगे? उसको हम पीआरआई मानेंगे। अब मैंने क्या बोला, हो सकता है थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए हो, तो एक बार लैंग्वेज पढ़ो। देखो, पर्सन जो कि इंडिया में आया है और इंडिया में रहता है, अदरवाइज देन फॉर, अदरवाइज देन फॉर मतलब इंडिया में आया है या इंडिया में रहता है पर इन रीजंस की वजह से नहीं। अदरवाइज देन फॉर का मतलब तो यही है ना कि इंडिया में आया है या इंडिया में रहता है पर इन सब रीजंस की वजह से नहीं, ठीक है। किन सब रीजंस की वजह से नहीं? ये एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बिजनेस या वोकेशन इन इंडिया या स्टे फॉर अनसर्टेन पीरियड इन इंडिया। तो अगर वो इन सारे रीजंस के अलावा किसी रीजन की वजह से इंडिया में आता है तो हम उसे पीआरआई नहीं, हम ये तो पढ़ रहे हैं कि हम किसे पीआरआई नहीं मानेंगे। तो अगर कोई बाहर का पर्सन इंडिया में आ रहा है और वो इन सब रीजंस की वजह से नहीं आ रहा, किसी और रीजन की वजह से आ रहा है, अदर पर्पस की वजह से आ रहा है, टेम्पररी स्टे के लिए आ रहा है, तो हम उसे पीआरआई नहीं मानेंगे। जैसे एग्जाम्पल टूरिस्ट या मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा, तो हम इसे पीआरआई नहीं मानेंगे। तो अब मैम अगर वो इन वाले पर्पस, अदरवाइज वाले पर्पस के लिए आया हो, तो अगर वो इन वाले पर्पस के लिए आया है तो अब आप एक चीज देखो ना, फर्स्ट वाले केस में अगर अपने इंडिया का बंदा ये सारे काम करने के लिए इंडिया के बाहर चला गया था तो हमने उसको पीआरआई नहीं माना था, क्योंकि हमने क्या माना, अब जब वो बाहर का ही हो गया, जॉब बाहर कर रहा है, बिजनेस बाहर कर रहा है, तो हम उसे अपना कंट्री का रेसिडेंट क्यों माने। तो सिमिलरली वैसे ही कोई बाहर का पर्सन अगर ये सब चीजें करने हमारी कंट्री में आ रहा है तो हम इसे क्या मान लेंगे, हमारा मान लेंगे ना, क्योंकि हमारा बंदा ये सब करने बाहर गया तो ये हम मान रहे हैं कि वो उस कंट्री का हो गया। सिमिलरली वैसे कोई बाहर का बंदा अगर हमारी कंट्री में आके ये सब चीजें कर रहा है तो आप ये मानते हो ना कि वो एक अच्छे खासा टाइम पीरियड के लिए इंडिया में रहेगा, ठीक है। तो इस केस में ये जो है ना अदरवाइज देन वाले, इनको हम क्या मानेंगे, पीआरआई मानेंगे। बट अगेन आपको वो कंडीशन तो चेक करनी है ना, ऐसे ही थोड़ी पीआरआई मान लोगे। 182 डेज वाला क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर वो पर्सन 182 डेज से ज्यादा रहता है, इन सब रीजंस के लिए आया है अगर, और 182 डेज से ज्यादा रहता है तो वो पीआरआई है, और अदरवाइज वो पीआरआई नहीं है। मतलब अल्टीमेटली वापस सुन लो, जो अदरवाइज वाले पर्पस है ना, इसके लिए हमें चेक कर लेना है कि पीआरआई है कि नहीं है 182 वाले। बाकी जो हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा, पॉइंट नंबर ए,
और ये वाला पढ़ा हमने पॉइंट नंबर बी, मतलब ये वाला। इन रीजंस के लिए 182 पूरा होता है नहीं होता है भाड़ में जाए, 182 डेज वाला कंडीशन देखना ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये पीआरआई नहीं माने जाएंगे। ठीक है, चलो। सो ये बोलना चाह रहा है कि पीआरआई के डेफिनेशन में कौन कौन से लोग नहीं आएंगे, और अभी ये अपना फर्स्ट पॉइंट हुआ है। ठीक है, इसको आप ए और बी मत लिखो क्योंकि ये अपना ऑलरेडी पॉइंट नंबर ए है, आप चाहो तो इसको फर्स्ट या सेकंड लिख सकते हो। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर ली 182 डेज वाली। अब इसके अलावा ये तो हम बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल है। अब इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कोई पर्सन या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है या इंडिया में रजिस्टर्ड है। तो अभी हमने ऊपर बात की ना कि पर्सन में इंडिविजुअल भी आएगा, कंपनीज भी आएंगी, बॉडी कॉर्पोरेट्स भी आएंगी। तो अगर कोई पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया में इनकॉर्पोरेट है, मतलब मान लो कोई कंपनी, कोई बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया में बना हुआ है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो उसे हम क्या मान लेंगे, उसे हम पीआरआई मान लेंगे। सिंपल सी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है ऑफिस, ब्रांच या एजेंसी इन इंडिया ओन्ड या कंट्रोल्ड बाय पीआरओआई। इसका मतलब कोई बाहर का पर्सन है, ठीक है, पीआरओआई है, और वो इंडिया में कोई ऑफिस वगैरह ओन करता है, मतलब बाहर का बंदा है पर उसका ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी इंडिया में है। तो वो जो ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी है इसको हम क्या मान लेंगे, पीआरआई। ओनरशिप बाहर की बंदे की है ना, लेकिन है तो वो इंडिया में ना, तो हम उसको क्या मानेंगे, पीआरआई। और इसका उल्टा कर दो, मतलब क्या बोला, ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी है तो इंडिया के बाहर, है तो इंडिया के बाहर, पर उसका ओनर कौन है, पीआरआई। अल्टीमेटली आपको जो है ना, इसको याद करने के लिए ये चीज अपने माइंड में रखनी है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आना चाहिए। एक साइड इंडिया वाली हो गई, एक साइड बाहर वाली हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है सी और डी पॉइंट में। तो अगर सी वाला पॉइंट क्या बोला, सी वाला पॉइंट ये बोला बाहर वाले बंदे का अगर इंडिया में ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी है, बंदा बाहर का है तो क्या हो गया, है तो इंडिया में ना ब्रांच वगैरह, तो वो इंडिया में ब्रांच, एजेंसी वगैरह क्या माना जाएगा, पीआरआई। और उल्टा, पीआरआई जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, अगर उसका इंडिया के बाहर कोई ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी है, तो क्या हो गया, है तो किसकी, पीआरआई की है ना, तो उसको भी, मतलब इस वाले ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी को भी हम क्या मानेंगे, पीआरआई, क्योंकि उसका ओनर कौन है, पीआरआई। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी होगी। तो ये अपनी पूरी डेफिनेशन होती है किसकी, पीआरआई की। ठीक है, तो ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद अगर आप चाहते हो तो आप यहां पर की डेफिनेशन रीड कर लेना। ठीक है, देखो क्या बोला, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हैज बीन डिफाइंड टू मीन पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन, वही हमने जो पढ़ा, फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। लेकिन फॉलोइंग पर्संस आर एक्सक्लूडेड, हमने पढ़ा था, ये दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी में जो हमने फर्स्ट एरो बनाया था, है ना, फर्स्ट कैटेगरी में ऐसा पर्सन जो इंडिया के बाहर चला गया है, इंडिया के बाहर रहता है, क्यों, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस वोकेशन के लिए या एनी अदर पर्पस के लिए, पर उसका अनसर्टेन पीरियड है। और सेकेंड कैटेगरी ऐसा पर्सन जो कि इंडिया में रहने के लिए आया है या इंडिया में रहता है, बट अदर देन एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वोकेशन या फिर अनसर्टेन पीरियड। ठीक है, और फिर जो हमने लास्ट के 3 पॉइंट्स पढ़े, पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड इन इंडिया, ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी इन इंडिया ओन कंट्रोल बाय पीआरओआई, उल्टा कर लो, ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन कंट्रोल बाय पीआरआई। ठीक है, अगर आप ये पहले वो नोट से पढ़ के फिर ये पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अभी हमने क्या पढ़ लिया, पीआरआई। अब पीआरओआई क्या होता है, जो पीआरआई नहीं होता, सिंपल। सबसे डिफिकल्ट डेफिनेशन है आपके सब्जेक्ट की, पीआरओआई मींस अ पर्सन हु इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। जो पीआरआई नहीं है वो क्या है, पीआरओआई। जैसे अपना जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती वो पब्लिक होती है ना, वही सेम चीज है। चलो ठीक है, तो विच इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, उसे हम क्या बोल देंगे, पीआरओआई। क्लियर है, तो अभी के लिए एक बार इतनी ही डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। अगेन जैसे जैसे कंसेप्ट आता जाएगा मैं आपको साइमल्टेनियस उसकी डेफिनेशन पढ़ाती जाऊंगी, तो आपको ज्यादा करेक्ट हो जाएगा चीजें। ठीक है, ओके, सो ये अपने यहाँ पे डेफिनेशन हम एक बार इतनी ही करेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
अब प्रॉपर हम लोग जो फेमा के सेक्शंस हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले जो अपनी फर्स्ट हेडिंग है क्या है, रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसमें सबसे पहले जो हमें सेक्शन स्टार्ट करना है वो है अपना सेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन 3 की हेडिंग बनाओ आप लोग, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एटसेट्रा। यही हेडिंग है, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एटसेट्रा। इसमें लिखो नो पर्सन शेल, फर्स्ट पॉइंट लिखो डील स्लैश ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज, डील और ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन not being authorized person, to any person not being authorized person. Next, make any payment to or credit of any PROI, make any payment to or credit of any PROI. Next, third point है receive any payment by order or on behalf of PROI, on behalf of PROI। अब इन दोनों को कॉमन करना, अदरवाइज थ्रू एपी। ये ऑथराइज पर्सन को हम बोल रहे हैं एपी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट लिखो एंटर इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया एज कंसिडरेशन फॉर और association with acquisition, creation or transfer of a right to acquire any asset outside India by any person, any asset outside India by any person। अब इसको कॉमन करो, एक्सेप्ट, फर्स्ट पॉइंट लिखो एज प्रोवाइडेड इन एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस और with general or special permission of RBI, with general or special permission of RBI। ठीक है, अब देखो क्या बोला है अपना सेक्शन 3। पहले तो हेडिंग देखो, इसकी हेडिंग क्या है अपनी, रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी बेसिकली यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करना और मैनेज, यही अपने एक्ट का काम है, मैनेज करना। ठीक है, अब देखो दो चीजें बोली है इस सेक्शन 3 में। क्या दो चीजें बोली है, सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको ये बोली है इसमें कि अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज में डील करना है, आपको फॉरेन एक्सचेंज किसी को देना है, पेमेंट करना है, ट्रांसफर करना है, किसी से रिसीव करना है, कुछ भी करना है, तो पहली चीज तो क्या बोली है, आप इसको अपने खुद के लेवल पे नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब कैसे कर सकते हो, ओनली एंड ओनली थ्रू ऑथराइज्ड पर्संस। अगर आप ऑथराइज्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट से करते हो तब तो वैलिड है। अगर आप उसके अलावा मतलब किसी और तरीके से करते हो तो वो इसमें नहीं आएगा, एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं माना जाएगा, उसे हम हवाला बोल देंगे, आपने सुना होगा। ठीक है, जो कि इलीगल है ना। आपको ऑथराइज्ड पर्संस के थ्रू ही वो चीज करनी होती है। और दूसरी चीज अगेन क्या बोला है, कुछ भी मत करो फॉरेन एक्सचेंज में, ट्रांसफर, डीलिंग, पेमेंट, कुछ भी मत करो एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलना चाह रहा है, जैसा फेमा में लिखा हुआ है या रूल्स में लिखा हुआ है या रेगुलेशन में लिखा हुआ है वैसा कर लो,
उसके अलावा कुछ भी करोगे ना तो वो कॉन्ट्रवेंशन। सिंपल, इतना सा लिखा हुआ है इस सेक्शन में, ठीक है। चलो अब देखो सेक्शन 3 में क्या बोला है कि कोई भी पर्सन नहीं कर सकता है, क्या क्या चीजें वो नहीं कर सकता है बिना ऑथोराइज पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के। देखो सबसे पहले क्या बोला है, डील, ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन नॉट बीइंग ऑथोराइज पर्सन। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर उसको फॉरेन करेंसी में डील करना है, फॉरेन सिक्योरिटी वगैरह में, या उसको किसी को ट्रांसफर करना है, तो वो नहीं कर सकता है बिना ऑथराइज पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई एक ना एक्सपोर्टर है, ठीक है। अब वो पर्सन क्या कर रहा है, सामान एक्सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास में करेंसी होगी, जैसे लेट्स से इसके पास में यूएस डॉलर्स है। अब ये अपने किसी फ्रेंड को जो है उसको नीड है डॉलर्स की, तो इस एक्सपोर्टर ने क्या करा, डायरेक्टली अपने फ्रेंड को क्या दे दिए, उसने डायरेक्टली अपने फ्रेंड को यूएस डॉलर्स दे दिए। क्या ये काम ये कर सकता है? नहीं, क्योंकि इसने किसको इन्वॉल्व नहीं करा, यहाँ पे इसने इन्वॉल्व नहीं करा ऑथराइज पर्सन को, ठीक है। तो अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन करेंसी, इन सब में डील करना है, ट्रांसफर करना है, एक्सचेंज करना है, तो आप पहले किसको इन्वॉल्व करोगे, ऑथराइज पर्सन, ठीक है। देखो ऑब्वियस सी बात है, अपनी कंट्री की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, फॉरेन करेंसी है, उसका रिकॉर्ड तो मेंटेन होना चाहिए कि नहीं मेंटेन होना चाहिए। ऐसे तो कोई भी पीठ पीछे कुछ भी ट्रांजैक्शन कर लेगा, ठीक है, फॉरेन करेंसी में, और पता ही नहीं चलेगा गवर्नमेंट को, आरबीआई को। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जितना भी फॉरेन एक्सचेंज का, करेंसी का सारा ट्रांजैक्शन है, वो होना चाहिए थ्रू ऑथराइज पर्सन, ताकि रिकॉर्ड में रहे, ठीक है, और कुछ गलत काम ना हो सके, ठीक है। तो ये नहीं कर सकता। देखो सेकंड और थर्ड एकदम ऑपोजिट है एक दूसरे के। सेकंड में बोला है आप पेमेंट नहीं कर सकते हो किसी पीआरओआई को, ठीक है, अदरवाइज थ्रू ऑथराइज पर्सन। इसका मतलब क्या बोला है यहाँ पे, जैसे लेट्स से मान लो कोई पीआरआई है, और ये पीआरआई ने कोई लेट्स से सर्विसेज ली, या मान लो ये बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता है, स्टडी करने के लिए जाना चाहता है, तो ये किसी से कोई सर्विसेज ले रहा है, जैसे पीआरओआई से। तो अब इस बंदे ने कोई सर्विसेज ली और इसने डायरेक्टली इसको फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर दिया, तो वो नहीं कर सकता। ये पर्सन डायरेक्टली पीआरओआई को फॉरेन करेंसी में पेमेंट नहीं कर सकता। अगेन उसको किसको इन्वॉल्व करना होगा, उसको इन्वॉल्व करना होगा ऑथराइज पर्सन को। बिना ऑथराइज पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के क्या वो पेमेंट कर सकता है उसको, वो पेमेंट उसको नहीं कर सकता है। क्लियर है, ठीक है। और ये अगर हम इसका उल्टा करें, तो अब जैसे यहाँ पर इसने पेमेंट किया बिना ऑथराइज पर्सन की, तो वो पेमेंट नहीं कर सकता। यहाँ पे वो रिसीव कर रहा है। उल्टा कर लो, मान लो किसी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया जो है, उसने बाहर पीआरओआई को कोई सर्विसेज दी, जैसे लेट्स से कंसल्टेंसी सर्विसेज दी, आपने कोई भी सर्विसेज दी, तो अब अगर आप पीआरओआई से पैसा रिसीव करना चाहते हो, या उसके बिहाफ पर कोई पैसा रिसीव करना चाहते हो, तो अगेन आप बिना ऑथराइज पर्सन के नहीं कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आपको बोल रहा है कि थ्रू ऑथराइज पर्सन करो। डायरेक्टली छुप छुप के कि झाड़ू के पीछे चले गए, छुप छुप के पैसा ले लिया हमने, ऐसा कोई काम करना है क्या? हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। हमें ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही सारा पैसा देना है, एक्सचेंज, ट्रांसफर, ठीक है, सब चीजें ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही होंगी। और लास्ट क्या बोला है, एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया एज अ कंसिडरेशन और एसोसिएशन विद एक्विजिशन, क्रिएशन, ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू अक्वायर एनी असेट आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन। अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, पता है मुझे। एग्जाम्पल सुनो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक पर्सन है मिस्टर राजू, ठीक है। अब जो ये राजू है ना, इस राजू को लेट्स से फॉरेन में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या फॉरेन में लेट्स से कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, ठीक है। तो इसको फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है इसको, ठीक है, आउटसाइड इंडिया ऐसे कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, ठीक है। अभी जो प्रॉपर्टी परचेज करनी है, ये प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए इसे फंड चाहिए। तो इसने क्या करा, अपने किसी फ्रेंड को बोला, इसने अपने किसी फ्रेंड को बोला कि यार मुझे पैसों की जरूरत है, तुम मुझे पैसे दे दो ताकि मैं फॉरेन में प्रॉपर्टी परचेज कर सकूं। तो मान लो इसने अपने दूसरे फ्रेंड से, काजू से बोला कि मुझे लोन दे दो ताकि मैं बाहर जाकर क्या परचेज कर सकूं, ताकि मैं बाहर जाकर प्रॉपर्टी परचेज कर सकूं। अब आपने ये ट्रांजैक्शन कहां पर किया, इंडिया में। मतलब काजू ने राजू को लोन दिया, और ये ट्रांजैक्शन कहां पर हुआ है, लोन वाला ये ट्रांजैक्शन हुआ है इंडिया में। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ कि ये ट्रांजैक्शन क्यों हुआ है, उसने लोन क्यों मांगा है काजू से, ताकि वो इस लोन के अमाउंट को यूज करके
इस लोन के अमाउंट को यूज करके वो क्या परचेज कर सके, वो फॉरेन प्रॉपर्टी परचेज कर सके। तो अगर ऐसा है तो आप ये नहीं कर सकते। देखो अगेन, आपने ये लोन लिया और आप इस पैसे को बाहर यूज करोगे, बाहर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करी, ठीक है, तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हो तो इसमें भी ऑथोराइज पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अब देखो क्या बोला कि एंटर इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया, इंडिया में आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बट इंडिया में वो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, वो कर रहे हो एज अ कंसिडरेशन फॉर और एसोसिएशन विद एक्विजिशन, क्रिएशन, ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू अक्वायर एनी असेट आउटसाइड इंडिया। यानी आपको असेट कहाँ परचेज करना है, इंडिया के बाहर। तो इंडिया के बाहर कोई असेट, कोई राइट आपका क्रिएट हो रहा है, कोई आप असेट परचेज कर रहे हो इंडिया के बाहर, ठीक है, इंडिया के बाहर कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपकी क्रिएट हो रही है ना, आपके असेट्स में चेंज आ रहा है, इसे हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा है और आप करना बाहर चाहते हो, पर उसके लिए आपने कोई ट्रांजैक्शन इंडिया में करा, तो वो भी तो सही नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली मैंने जो इंडिया में ट्रांजैक्शन किया है उसका मेन मोटिव क्या है, ताकि मैं इंडिया के बाहर असेट या प्रॉपर्टी बना सकूं। तो आपने इंडिया के बाहर अपने कोई प्रॉपर्टी या असेट क्रिएट करा है, तो वो चीज भी तो आपको फेमा के अकॉर्डिंग करनी होगी, बिल्कुल। तो आप इंडिया में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं कर सकते हो अगर वो ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, टू क्रिएशन ऑफ असेट्स या प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है इंडिया के बाहर, तो आप वो ट्रांजैक्शन इंडिया में नहीं कर सकते हो। अगेन, ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि बैंड है, प्रोहाइबिटेड है, कर ही नहीं सकते, कर सकते हो बट थ्रू ऑथराइज पर्सन, या जैसा जैसा एक्ट में लिखा हुआ है ना, एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट करके क्यों बोला है इसको, क्योंकि आप कर सकते हो, पर कैसे कर सकते हो, जैसा एक्ट में बोला हुआ है, या फिर आरबीआई से परमिशन लेके आप कर सकते हो, ठीक है। तो जब हम आगे सेक्शंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आता जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हम जो है वो बस इंटीमेट करके काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है, वो सारी चीजें। तो मतलब एक्ट के प्रोविजंस को मानते हुए करो, बिना बताए छुप छुप के कि भाई रिकॉर्ड में नहीं आए, हम डायरेक्टली हमने किसी को डॉलर्स दे दिए या फॉरेन करेंसी दे दी, वो सारी चीजें आपको नहीं करनी है। ये बोलता है अपना सेक्शन नंबर 3, ठीक है। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।